I am Kishore Brahma. Hope you all are well and in good health. Today, we will learn and understand the topic human environment interaction, the tropical and the subtropical region. मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रियाएं उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। प्यारे बच्चों, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, इसको हम पहले समझेंगे। ह्यूमन यानी मनुष्य अपने एनवायरनमेंट यानी अपने प्रकृति आसपास से किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं और उनका समावेश किस प्रकार होता है, प्रकृति से वो क्या क्या पाते हैं और प्रकृति को वो क्या क्या देते हैं। प्रकृति से पाने के लिए उनको प्रकृति में समावेश करना पड़ता है, अपने को प्रकृति के अनुसार, अपने पर्यावरण के अनुसार ढालना पड़ता है और इसके उपरांत प्रकृति उन्हें बहुत कुछ देती है। ठीक उसी प्रकार केवल हमें प्रकृति से लेना नहीं, प्रकृति को कुछ देना भी है। वे प्रकृति में जितने वन्य जीवन है उनको बचाने का काम करना है, पेड़ पौधों को अत्यधिक नहीं काटना है, एक बैलेंस रखते हुए इंटरैक्शन करना है। तो प्यारे बच्चों, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। आज हम इनका पहला पार्ट पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर। अब ट्रॉपिकल रीजन को समझने से पहले हम विश्व के मानचित्र पर ध्यान देंगे। आप विश्व के मानचित्र को देखिए और इसमें आप देखेंगे कि विश्व के मानचित्र को ठीक बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा काटती है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं या इक्वेटर। आप लोगों ने क्लास 6 में आपने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्लोब्स, डायरेक्शन वगैरह के बारे में पढ़े हैं, तो आप जानते हैं व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ऐसा होता है जो जिसे हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं, इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं, यानी ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, आज ऐसे क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। अब अमेज़न बेसिन को समझने के लिए हमको मानचित्र की सहायता लेना पड़ेगा। अब दक्षिण अमेरिका का मानचित्र में देखिए, मानचित्र में दिखाया गया है कि अमेज़न बेसिन को दिखाया गया है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि अमेज़न बेसिन इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का जो एक पतला सा एकदम गर्म वाला जो जगह है उसको हम, उसी में अमेज़न बेसिन फैला हुआ है। अमेज़न बेसिन में आपके पश्चिम से
एंडीज पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका के मानचित्र में देखिए, एंडीज पर्वतमाला, और यहाँ पर एक देश है पेरू, पश्चिम में है। ये पश्चिम से अमेज़न नदी निकलती है और पूर्व में अटलांटिक महासागर में समा जाती है। और इस बीच इसके पूर्व, उत्तर और दक्षिण अनेक देश है जहां से असंख्य सहायक नदियां आकर इसमें मिलती है, असंख्य नदियों का जाल, और एक भारी, एक विशाल क्षेत्र का निर्माण करती है जिसे हम अमेज़न बेसिन कहते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, ये आश्चर्य की बात है कि अमेज़न नदी में जो सहायक नदी है यानी ट्रिब्यूटरीज, इनकी संख्या 1100 ट्रिब्यूटरीज है जो अमेज़न नदी में आकर मिलती है। और एक जो विशाल क्षेत्र है जिसमें ब्राजील का बहुत बड़ा भाग, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ऐसे 6 देश है जहां से सहायक नदियां मिलती हैं अमेज़न नदी में, और एक विशाल तंत्र का निर्माण करती है जिसे हम अमेज़न बेसिन कहते हैं। अमेज़न बेसिन इज द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, और अमेज़न नदी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, बट द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट रिवर का मतलब है कि इतनी नदियों का जल इसमें समावेश होता है और फलस्वरूप यहाँ जल की मात्रा प्रचुर है और इसको अफवाह करती है, अटलांटिक महासागर में लेकर जाती है। तो मुझे आशा है कि आपने अमेज़न बेसिन को मानचित्र में भी देखा है और इसे समझ गए हैं कि ये कितना बड़ा क्षेत्र है। और अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। क्लाइमेट ऑफ अमेज़न बेसिन, चूंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अमेज़न बेसिन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आता है। 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का एक लिमिटेड क्षेत्र है जहां सूर्य की रोशनी तेज पड़ती है, हमेशा गर्म मौसम, और यहां पर वर्षा रोजाना होती है। तो यहां की जलवायु कैसी होगी? शुष्क, गर्म और आर्द्र। यहां कभी भी बारिश हो सकती है, बिना चेतावनी के दिए अचानक मूसलाधार बारिश हो जाती है। तो यहां का तापमान हाई क्यों है और यहां वर्षा क्यों अधिक होती है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तापमान हाई होने के कारण है कि यह एकदम भूमध्य रेखा के नजदीक वाला क्षेत्र है, फलस्वरूप सूर्य की तेज गर्मी यहां पर साल भर रहता है। और इसके आसपास 3 तरफ महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, 3 तरफ समंदर और सागर से घिरा हुआ है। और गर्मी के कारण समुद्र का पानी वाष्पित होता है, संघनित होता है, बादल बनते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में पुनः बारिश करती है। फलतः यहाँ की जलवायु बहुत गर्म और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बहुत अधिक होती है, पसीना आता है, बदन चिपचिपा रहता है। दिन का तापमान यहाँ पर एवरेज 27 डिग्री माना जाता है, लेकिन कभी कभी ये 40 डिग्री, ग्रीष्मकाल में 40 डिग्री तक चला जाता है। और रात में टेम्परेचर थोड़ा कम तो होता है, लेकिन आर्द्रता बनी रहती है, पसीना रात को भी आता है।
तो ये हुआ यहाँ की क्लाइमेट। अब हम रेन फॉरेस्ट, अमेज़न बेसिन के रेन फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फाउना के बारे में जानेंगे। जो मैंने आपको क्लाइमेट के बारे में बताया, अब हम रेन फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फाउना, लेकिन उससे पहले आप अपना बुक खोलने से आपको शुरू में ही आपको बहुत सारा चित्र मिलेगा। इस चित्र में एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। रेणुका बहुत खुश थी क्योंकि उनके चाचा जी 4 महीने के बाद बाहर से आ रहे हैं और उनके चाचा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे और रेणुका बचपन से ही वन्य जीव जंतुओं को बहुत पसंद करती थी और उससे जानने का प्रयास करती थी, और चाचा आ रहे हैं तो उसे बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो चाचा उसको तरह तरह के रीजन में उनके चाचा गए हैं और उनको फोटो दिखाता है। तो रेणुका कहती है, चाचा जी ये फोटो में जो लोग दिख रहे हैं ये हमसे थोड़ा अलग दिखाई दे रहे हैं, इनकी वेशभूषा भी अलग दिखाई दे रही है। तो उनका चाचा जी बताते हैं कि रेणु, ये जो लोग हैं विश्व के अलग अलग प्रदेश में रहते हैं। कुछ बहुत अत्यधिक ठंडे प्रदेश जैसे आर्कटिक रीजन, ग्रीनलैंड, अलास्का, साइबेरिया आदि क्षेत्र से हैं। तो बहुत सारे लोग गर्म रेगिस्तान और एकदम इक्वेटर के पास रहने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग टेम्परेट जोन से हैं, यूरोपियन लोग। तो इसीलिए ये दिखावट में देखने में अलग लगते हैं और इनकी कपड़ा जो वेशभूषा भी थोड़ी अलग होती है। ठंडे प्रदेश के लोग मोटे कपड़े, ऊनी कपड़े पहनते हैं। गर्म प्रदेश के लोग एकदम ना के बराबर कपड़े पहनते हैं। इस तरह की वेशभूषा होती है। लेकिन रेणु, जितने भी लोग आप देख रहे हैं इनकी मूलभूत आवश्यकताएं हमारी जैसा ही है। ये भी हमारे जैसे भोजन करते हैं, कपड़े भले ही अलग पहनते हो लेकिन कपड़े पहनते हैं, मकानों में रहते हैं। और ये जो लोग हैं ये पर्यावरण के साथ घुल मिल कर रहते हैं और पर्यावरण से क्रिया करके अपने प्रकृति से तरह तरह की गतिविधि से ये प्रकृति से बहुत कुछ पाते हैं और अपने नेचर को बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। ये बेवजह जंगल नहीं काटते हैं, बेवजह जानवरों को नहीं मारते हैं। मैं एक सीरियल, एक चैनल देखता हूँ, लाइफ इन दी 0 डिग्री, अलास्का का है। और बच्चे, वहाँ का जीवन इतना कठिन है कि मैं देखता हूँ कि वहाँ के लोग जो है शिकार पर ही निर्भर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदूक मिला है और सारे जानवर को मार दे, नहीं। ये छोटे बच्चों को नहीं मारते हैं, प्रेग्नेंट जो जानवर है उनको नहीं मारते हैं। किस जानवर को मारना है? अपने खाने के लिए, अपना कंजम्पशन के लिए जितना जरूरी है उतना ही जानवर का ये शिकार करते हैं ताकि इनका रिप्रोडक्शन हो सके। पेड़ पौधों को भी बड़ा संभाल के रखते हैं, इवन पेड़ भी लगाते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। रेन फॉरेस्ट यहाँ के वर्षावन, अमेज़न बेसिन के वर्षावन, और फ्लोरा एंड फाउना यहाँ के वनस्पति जगत और प्राणी जगत के बारे में हम पढ़ेंगे। रेन फॉरेस्ट, अमेज़न बेसिन इज द रिच इन फ्लोरा एंड फाउना। पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए और गर्मी चाहिए। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र ऐसा है जहां पर प्रचुर वर्षा होती है और गर्मी बहुत एकदम कड़ाके की गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर
पेड़ ही पेड़, जंगल ही जंगल होते हैं, बड़े पेड़, उसके नीचे छोटे पेड़ और लताएं, बेल, एकदम सघन वन होता है। आपको बिलीव नहीं होगा कि अमेज़न बेसिन में जो वर्षा वन है, ऐसा प्रदेश है जहां पर नीचे सूर्य की किरण भी नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि पेड़ से ढक जाता है और उसके नीचे पेड़ एकदम ढका वाला क्षेत्र होता है, नीचे एकदम नमी बनी रहती है, छांव बना रहता है। तो वहां पर नीचे वही पेड़ पनप सकते हैं जो छांव में बढ़ने की क्षमता हो। रेन फॉरेस्ट में पेड़ की तो बहुतायत है। रेन फॉरेस्ट में कुछ प्रजातियां परजीवी पौधे होते हैं, परजीवी जो दूसरे पौधों में पनपते हैं। इसमें बहुत तरह के परजीवी पौधे हैं, जिसमें ऑर्किड और ब्रोमोलाइट फेमस है। ऑर्किड तो आपने अंडमान में भी देखा होगा। ये आप बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ देखते होंगे, पेड़ों में देखिए छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं और सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं। ये तो ऑर्किड है। और अमेज़न जो रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर इनकी भरमार है। और ब्रोमीलाइट एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में जल संचय की शक्ति होती है, जल संचित रहता है और इसमें असंख्य कीड़े मकोड़े और मेंढा अंडा देती है और वहां पर इनके बच्चे बड़े होते हैं और जन्म लेते हैं। तो ये चित्र में आप ऑर्किड और ब्रोमीलाइट को देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इतने सघन वन है कि अमेज़न बेसिन इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। ये दुनिया का फेफड़ा है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और विश्व का सबसे अधिक वन वहां पर है, तो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। यहां पर असंख्य जानवरों के स्पीशीज पाए जाते हैं। कीड़े मकोड़ों की प्रजाति इतनी अधिक है जो हजारों लाखों में है। यहां पर रेंगने वाले जानवर, सांप, बहुत तरह के स्पीशीज है सांपों के, और जिसमें बोआ, एनाकोंडा बहुत फेमस है। एनाकोंडा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी सिनेमा भी बनी है एनाकोंडा के बारे में। द लार्जेस्ट स्नेक्स, इसमें ग्रीन एनाकोंडा जो है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत विशाल होती है। लगभग मानते हैं कि ये 7 मीटर लंबी होती है और जो इसकी जो मोटाई है डायमीटर में 1 मीटर से भी ज्यादा 1.11 यानी 1 मीटर 11 सेंटीमीटर मोटी, इतनी मोटी होती है। आप सोच सकते होंगे कि कितना विशाल सांप है। ये बड़े बड़े जानवरों को भी निगल सकता है, हमें तो आराम से निगल ले। ऐसे जानवर अमेज़न नदी में पाए जाते हैं, इसके ट्रिब्यूटरीज में पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं। मगरमच्छ की भरमार है यहाँ पर। नदियों में यहाँ पर इतनी तरह के फिशेस है, बहुत स्पीशीज, जिसमें व्हाइट डॉल्फिन एक प्रमुख है। साथ ही साथ पिराना, नाम सुने होंगे, पिराना द फ्लैश ईटिंग फिश। पिराना ऐसी मछली है, यदि कोई जीवित प्राणी पिराना के एरिया में गिर जाता है तो मिनटों में ये चट कर जाते हैं। इनके दांत जबड़े बहुत मजबूत होते हैं। ये छोटी से लेकर काफी बड़ी भी होती है। तो ऐसे स्पीशीज है जो विश्व में अन्य कहीं नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर स्लॉथ पाए जाते हैं। स्लॉथ एक धीरे स्लो चढ़ने वाला, एक पेड़ में चढ़ने वाला जानवर है, बहुत सुस्त किस्म का, ये पाए जाते हैं। यहाँ पर असंख्य जो बंदरों की प्रजातियां पाई जाती है।
यहाँ के जंगलों में तेंदुआ, लेपर्ड भी पाए जाते हैं। और एंट ईटर, टैपीर कहते हैं, ये चींटियों को खाते हैं, दीमकों को खाते हैं। आप देखे होंगे इसके मुंह थुथने लंबे होते हैं। और एंट ईटर ये भी पाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अमेज़न बेसिन और यहाँ के वर्षावन जंगलों और जीव जंतुओं से भरा हुआ है। यहाँ पर रंग बिरंगे पक्षियां, बहुत स्पेसीज है चिड़ियों की। कुछ चिड़ियां जो विश्व में नहीं पाई जाती है, टूकन्स यहाँ के एक प्रमुख चिड़िया है। हमिंग बर्ड्स, वैरायटीज ऑफ हमिंग बर्ड्स यहाँ पर पाई जाती है। और एक चिड़िया ऐसी है जो हमारे देश और बहुत सारे देशों में नहीं पाई जाती है, बर्ड ऑफ पैराडाइज। रंग बिरंगी, आप चित्र में देखिए इनको, आप खुश हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, तो अमेज़न बेसिन एक ऐसा क्षेत्र है जो एक अद्भुत क्षेत्र है, अनोखा क्षेत्र है। यहाँ के वन अद्भुत है, यहाँ के जीव जंतु की विविधता है। तो यहाँ पर 30-40% जीव जंतु पाए जाते हैं, स्पीसीज पाए जाते हैं। जंगल की भी इतनी भरमार है। तो मुझे आशा है कि आप कुछ हद तक इस पाठ को समझ रहे हैं। नेक्स्ट, पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट, वर्षावनों के लोग और निवासी। देखिए बच्चे, अमेज़न बेसिन बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें 6-7 देश शामिल है। बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इतना घना जंगल है, तो दूर दूर एक एक ग्रुप में लोग रहते हैं। यहां पर जो खेती है इसको हम कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यहाँ के लोग करते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में होता क्या है, ये लोग क्या करते हैं कि एक जंगल का एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, उसको काटते हैं, काटने के बाद उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद जो राख है उस एरिया में बिखेर देते हैं। तो क्या होता है, उर्वरा है ना, फर्टिलिटी बढ़ जाती है मिट्टी की, और वहां पर वो खेती का काम करते हैं। और पुरुष वर्ग जो है वो शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं। लेकिन जरूरत नहीं है कि रोजाना शिकार और मछली मिलेगा, इसीलिए खेती पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। महिलाएं फसलों की देखभाल करती हैं। यहाँ पर जो उगाते हैं, जो फसल उगाते हैं, इसमें टेपियोका, जिसको हम लोग अंडमान में क्या कहते हैं, मलयाला आलू, इसको उगाते हैं। उसके बाद अनानास, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ये ज्यादातर उगाते हैं। कुछ कैश क्रॉप भी उगाते हैं। कैश क्रॉप, व्हाट इज कैश क्रॉप? कैश क्रॉप का मतलब है कि ऐसी फसल जो किसान या पैदा करने वाला खुद नहीं खाता है, लेकिन वो बिक्री करता है ताकि उसको कुछ पैसा मिले और दूसरी जरूरतें की सामान वो खरीद सके। कैश क्रॉप में वो मक्का, मेज, और ब्राजील इज फेमस फॉर कोकोआ एंड कॉफी, ये इनकी कैश क्रॉप है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अमेज़न बेसिन का जो क्षेत्र है, यहाँ के लोग जो लकड़ी बहुत काटते हैं और आधुनिकीकरण भी हो रहा है। इनका घर जो होता है एक मधुमक्खी, बीहाइव देखे है ना, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है। ऐसे घरों में वो रहते हैं। और कुछ लोग मलोका भी एक तरह का घर होता है, अपार्टमेंट जैसे, थोड़ा बड़े होते हैं। और इन घरों की विशेषता क्या होती है, इनकी जो छतें हैं, इनकी ढाल जो है बहुत स्लोप होता है, खड़ा। रीजन, क्योंकि बारिश होती है, पानी जल्दी से बह जाता। तो इस तरह के मधुमक्खी के छतों के जैसा घर और मलोका, इस तरह के घरों में ये लोग रहते हैं। आज रेन फॉरेस्ट और अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन में काफी परिवर्तन आ रहा है। 1970 के दशक में ट्रांस अमेज़न हाईवे बन गया। पहले
अमेज़न के जंगलों में यहाँ के ट्राइब्स तक, यहाँ के लोगों तक पहुंचने के लिए केवल नदी ही एक सहारा था। नाव के जरिए, स्टीमर के जरिए ये लोग पहुंच पाते थे, लेकिन आज सुलभ हो गया है। ट्रांस अमेज़न हाईवे बनने से इनके दूर दराज इलाकों तक पहुंचना सुलभ हो गया है, और साथ ही साथ बहुत सारे रोड्स भी बन गए हैं, हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं, एरोप्लेन सेवाएं हैं। तो आज एक्सप्लोर हो रहा है। पहले की तुलना में आज यहाँ पर पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है, और यहाँ के लोगों का जीवन में काफी परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन खुशहाली भी है और थोड़ा विनाशकारी भी है। देखिए, जो ट्रांस अमेज़न हाईवे बना है, इतनी लंबी, हजारों किलोमीटर लंबी, तो इसके तहत जंगलों को बेदर्दी से काटा गया। यहाँ के लोग जिस प्रकार की कृषि करते हैं, लोग जंगलों को काट रहे हैं कारखानों के लिए लकड़ी। ये सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ऑक्सीजन दी लंग्स, पृथ्वी का लंग्स कहलाने वाली आज अमेज़न बेसिन की जो रेन फॉरेस्ट है, धीरे 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 लुप्त हो रहा है, आकार छोटा हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है। और क्या होता है बच्चे, जंगल यदि बेदर्दी से जंगल काट दिया जाए और उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो धीरे धीरे वहाँ वर्षा भी काफी होती है, तो पानी सारा मिट्टी को बहाकर ले जाती है, और वो जमीन क्या बन जाती है, बंजर हो जाता है जमीन। तो एक प्रॉब्लम्स आ रहा है, और लोगों का जीवन भले ही थोड़ा खुशहाल है, शहरों की लोग अग्रसर हो रहे हैं। आज वैसे कर्तन एवं दहन कृषि जो मैंने आपको बताया है, इस तरह की कृषि बहुत लिमिटेड क्षेत्र में सीमित रह गया है। लोग आज एग्रीकल्चर के लिए भी जंगल काटा गया है, तो जंगल की बर्बादी बहुत तीव्र गति से हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन अमेज़न बेसिन में प्रतिदिन एक फुटबॉल का ग्राउंड जितना बड़ा होता है, इतना जंगल रोज कटता है। तो आप सोचिए, वर्ष में हजारों हेक्टेयर जंगल कट रहे होंगे। तो मुझे आशा है तो आप इस बात को भली भांति, हम लोगों ने काफी एक्सप्लोर किया अमेज़न बेसिन के ऊपर, और आप यू कुड अंडरस्टैंड द लेसन, समझ गए होंगे। मैं कुछ इसी से पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न आपको दूंगा, आप लिखेंगे, साथ ही साथ कुछ होमवर्क भी दूंगा जिसे आप करेंगे, बहुत इजी रहेगा। बच्चों, अभी मैंने आपको अमेज़न बेसिन के बारे में बताया, और हम लोगों ने काफ़ी जानकारी भी हासिल की है। मुझे आशा है कि आप इसे भली भांति समझ चुके होंगे। छोटे छोटे कुछ उपयोगी प्रश्न हैं, इसे मैंने लिखा हुआ है, उसके उत्तर भी है और कुछ गृह कार्य भी है जिसे आप करेंगे। क्योंकि इस वीडियो को देखने पर आपको पूरा का पूरा उत्तर मालूम होना चाहिए। तो देखिएगा, कुछ प्रश्न है। उस महाद्वीप के नाम बताइए जहां अमेज़न बेसिन स्थित है। नेम द कॉन्टिनेंट इन विच अमेज़न बेसिन इज लोकेटेड। बहुत सिंपल सा उत्तर है, क्या है, साउथ अमेरिका, या हिंदी में दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका क्या है, अमेज़न बेसिन दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं? व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द अमेज़न? टैपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो and cash crops such as coffee, maize and cocoa. टैपियोका उगाते हैं, पाइनएप्पल यानी अनानास, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद, और कैश क्रॉप मतलब नकदी फसल जिसमें मक्का उगाते हैं, कोकोआ उगाते हैं, कोको उगाते हैं और कॉफी उगाते हैं। ये तो उत्तर है, मैंने लिख दिया है। व्हाट आर ब्रोमेलाइड्स? ब्रोमेलाइड क्या है?
मैंने आपको पाठ में भी अच्छा से बताया था कि ब्रोमेलाइट्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट आर स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। ब्रोमेलाइट एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। कुछ होमवर्क है, गृह कार्य आप अपने आप करेंगे। What are tributaries? What are tributaries? सहायक नदी किसे कहते हैं? अमेज़न नदी में मैंने आपको बताया कि 1100 ट्रिब्यूटरीज आके मिलता है। These are the small rivers और ये मुख्य नदी में आकर मिलकर उसे बहुत विशाल बना देती है। तो ऐसी छोटी छोटी नदियों को हम ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदी कहते हैं। ये आप अपने आप करेंगे। और नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइक टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेज़न। अमेज़न के वर्षावनों में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? वैसे तो असंख्य पक्षी पाए जाते हैं अमेज़न के वर्षावनों में, लेकिन कुछ खास विशेष किस्म के पक्षी मैंने आपको बताया। टूकन्स है, हमिंग बर्ड्स है, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज है ना, लंबी लंबी चोंच वाले ऐसे ऐसे पक्षी हैं जो विश्व में अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ये सभी वर्षावनों में पाए जाते हैं। और एक खास प्रश्न है जो एक बहुत ही आज के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेन फॉरेस्ट्स आर डिप्लेटिंग, गिव रीजन। वर्षावन लुप्त हो रहे हैं, इसके कारण बताइए क्यों लुप्त हो रहे हैं वर्षावन। तो मैंने पाठ के अंतर्गत वीडियो में आप देखेंगे, मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे महामार्ग और सड़कें बनी हैं और खेती के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण वर्षावन धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। थैंक यू। मुझे आशा है कि आपने पाठ को अच्छा से समझा होगा। प्यारे बच्चों, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जैसे डिस्कवरी, ज्योग्राफी चैनल, एनिमल प्लैनेट्स, आप इसे जरूर देखिएगा। यदि आप इसे देखते हैं तो आप प्रकृति को बहुत नजदीक से जानेंगे और उससे प्यार करेंगे और बहुत अच्छा से, क्योंकि अगर आप देखते हैं अच्छा से, एक्सप्लोर करते हुए दिखाई देता है। इसी तरह रेन फॉरेस्ट में तो आप उसको देखिएगा और इस पाठ को समझने में बहुत उसमें मदद मिलेगी। मैं इस आशा के साथ कि आप इसे भली भांति देखे हैं और इसे समझ गए होंगे, मैं आपके अच्छे भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।